फिर एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद अकाउंटेंसी। इकोनॉमिक्स में 3-4 क्वेश्चंस हैं। व्यवसायिक बैंकों द्वारा साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। साख निर्माण मतलब व्यवसायिक बैंकों द्वारा कर्ज देना, ऋण देना। तो व्यवसायिक बैंक साख निर्माण कैसे करती है? व्यवसायिक बैंकों के पास जो जमा होता है, डिपॉजिट्स होता है पब्लिक का, उसी से साख निर्माण करती है। लेकिन यह डिपॉजिट्स 2 तरह का होता है। एक प्राइमरी डिपॉजिट, दूसरा डिराइव्ड डिपॉजिट। आम जनता जो बैंकों में विभिन्न खातों के माध्यम से पैसा जमा करती है या चेक जमा करती है, उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। अब आते हैं डिराइव्ड डिपॉजिट क्या है। इसको समझने के लिए साख को समझना होगा। बैंक जो कर्ज देती है हमें, आपको, या विभिन्न कार्यों के लिए जो ऋण देती है पब्लिक को, उसका पूरा पैसा एक मुश्त पब्लिक को नहीं देती, हाथ में नहीं देती है, बल्कि उस पैसे को, उस रकम को बैंकों में अपने यहाँ बैंक खाता खुलवा कर जमा करवा दे, उसमें ट्रांसफ़र कर देती है। उसमें वो पैसा जमा हो जाता है और ऋणी यानी कर्ज लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उस पैसे को निकालता रहता है। तो ये बैंक द्वारा दी गई कर्ज की रकम जो खाते में ट्रांसफ़र हुई, उसी को कहते हैं हम लोग डिराइव्ड डिपॉजिट, व्युत्पन्न जमा, हिंदी में से पाया जाता है व्युत्पन्न जमा। साख का निर्माण ये दोनों डिपॉजिट को मिलाकर होता है। एक क्वेश्चन आता है कि बैंक अपने जमा से कई गुना अधिक ऋण दे सकते हैं, बैंक अपने जमा से कई गुना अधिक कर्जा दे सकते हैं। वो कैसे? बैंकों के पास यदि 100 रुपया है तो 500 रुपया कर्जा दे सकते हैं, 1000 कर्जा दे सकते हैं। वो किस बात पर डिपेंड करता है और कैसे दे सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे एक उदाहरण से, और यह उदाहरण 2 तरीके से समझा सकता है, इंडिविजुअली एक बैंक के द्वारा या पूरा बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। इंडिविजुअली एक बैंक के द्वारा हम समझते हैं इसे। मान लीजिए बैंक के पास 10,000 रुपये का प्राइमरी डिपॉजिट है। बैंकों को अपने अनुभव से ये पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है कि एक बार में लोग कितना पैसा निकालेंगे। 10,000 रुपया लोगों ने जमा किया है तो पूरा पैसा वो एक बार में नहीं निकालेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। तो मान लीजिए बैंकों को अनुभव से पता हुआ, पिछले अनुभव से, कि 20% डिपॉजिट का 20% लोग डिमांड करते हैं, विड्रॉल करते हैं। तो बैंक इसमें से 2,000 रुपया रख के 8,000 रुपया कर्ज के रूप में किसी को दे देगी, कर्ज दे देगी किसी को, यानी डिराइव्ड डिपॉजिट के रूप में उस व्यक्ति के खाते में जमा हो जाएगा। अब बैंकों को ये भी पता है कि पूरा 8,000 रुपया एक बार में वो लेगा नहीं, पूरा 8,000 रुपया एक बार में लेगा नहीं। तो 8,000 रुपया बैंक के पास ही है। अब बैंक क्या करेगी कि उस 8,000 रुपये का 20% रोक के 1,600 रुपया रोक के 6,400 रुपया फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज दे देगी, यानी 6,400 रुपया दूसरे व्यक्ति के खाते में क्रेडिट हो गया डिराइव्ड डिपॉजिट के रूप में। वो भी 6,400 रुपया पूरा एक बार में निकालेगा नहीं, धीरे धीरे निकालेगा। तो बैंकों को पता है कि 20% ही निकाल पाएगा। अब पुनः 6,400 का 20% बैंक रोक लेगी, 1,380 रुपया रोक लेगी
और बाकी का जो रकम बचता है बारह सौ अस्सी 180 घटाना 20%, 1280, हाँ 1280, 1280 रोक लेगी और 5120, 5120 रुपया फिर किसी तीसरे पार्टी को कर्ज के रूप में दे देगी, उसके खाते में डायरेक्ट डिपॉजिट में जमा हो जाएगा। और इसी तरह से प्रक्रिया चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो के बराबर नहीं हो जाता है। ये निकलता कैसे है, इसका फॉर्मूला है क्रेडिट मल्टीप्लायर से इसे निकाला जाता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 बाई लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो दोनों एक ही होता है। हर बैंक अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रोक के रखते हैं, कर्ज नहीं देते हैं। लोग डिमांड करेंगे तो उन्हें, लोग निकालने आएंगे तो उन्हें पैसा दिया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। तो मान लेते हैं बैंकों को अनुभव है कि 20% ही एक बार में लोग पैसा निकालते हैं, तो 1/20% यानी 5 गुना कर्जा दे सकती है। बैंकों के पास जितना प्राइमरी डिपॉजिट है उसका 5 गुना कर्जा दे सकती है। बैंक के पास अगर 10,000 रुपया है तो 50,000 रुपया तक का कर्जा दे सकती है। अगर ये 10% हो तो 10 गुना कर्जा दे सकती है, यानी बैंक के पास 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट है तो 1 लाख रुपया तक कर्जा दे सकती है। तो इस तरह से बैंक के पास जितना रकम जमा है उससे कई गुना कर्जा दे सकती है। ये तो एक बैंक के, इंडिविजुअल बैंक के द्वारा समझाया मैंने इसे। अब पूरे बैंकिंग सिस्टम से इसको समझिए आप। मान लीजिए कि मिस्टर एक बैंक है, उसने, उसके पास 10,000 रुपये का प्राइमरी डिपॉजिट है, उसने उसका 20% 2,000 रुपये रोक के 8,000 रुपया किसी व्यक्ति को लोन दे दिया, उसके खाते में डिराइव्ड डिपॉजिट चला गया। अब 8,000 रुपया का लोन एक बार में या उसको कई बार में धीरे धीरे जिसको भी लोन दिया, लोनी अपने पार्टी को पेमेंट में चेक देगा, और वो यानी जिस बैंक ने लोन दिया 8,000 रुपया वो उसे चेक दे या उसके खाते में रखती है, उसके डिवाइड डिपॉजिट के रूप में खाते में जमा कर देती है। तो लोन लेने वाला व्यक्ति जिस पार्टी को पेमेंट करेगा, पेमेंट के लिए ही कर्ज लिया जाता है, पेमेंट करेगा वो भी चेक देगा। तो एक बैंक से पैसा निकलकर चेक के माध्यम से दूसरे बैंक में चला जाएगा, फिर दूसरे बैंक के पास पुरानी डिपॉजिट को 8,000 चला गया, फिर वो बैंक भी इसका 20% रोक लेगी और किसी अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेगी, 6400 रुपये प्रोवाइड करेगी। अब वो कस्टमर जब अपने पार्टी को पेमेंट करेगा किसी दूसरे बैंक में ये जाकर जमा होगा चेक, यानी तीसरे बैंक में चला गया। इस तरह से हम पूरे बैंकिंग सिस्टम के आधार पर भी इसको हम समझ सकते हैं कि एक बैंक से आप कर्ज लेते हो तो कैश पेमेंट जनरली व्यापारी करते नहीं हैं, ज़्यादातर चेक पेमेंट होता है, या कैश पेमेंट करते भी हैं तो पैसा घूम लेकर किसी न किसी बैंक में ही जाएगा। आप चेक देते हो किसी पार्टी को, दूसरे बैंक में ही जाएगा।
यानी घूम फिर कर वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में ही रहेगा, चाहे वो किसी भी बैंक में रहे। इस तरह से एक बैंक के पास जितना प्राइमरी डिपॉजिट होता है उसका कई गुना अधिक वो कर्जा दे सकती है, और इस तरह से साख का निर्माण होता है। वो क्रेडिट मल्टीप्लायर द्वारा तय होता है कि बैंक अपने प्राइमरी डिपॉजिट का कितना गुना अधिक कर्जा दे सकती है। यदि क्रेडिट मल्टीप्लायर 20% है, यानी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो 20% है, बैंक अपने कुल जमा का 20% रोक लेती है, लोग विड्रॉल करेंगे और बाकी कर्ज देती है, तो इसका मतलब हुआ कि बैंक के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट है जितना भी है उसका 5 गुना ज़्यादा वो कर्जा देने में सक्षम है। अगर इसको 10% कर दें तो 10 गुना देने में सक्षम हो जाएगी। तो ये हुआ साख निर्माण हम कैसे करेंगे। अब आते हैं साख निर्माण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसका भी लिमिट है, सीमा है, यानी इसके भी दोष हैं। वो कुछ बातों पर निर्भर करते हैं कि साख का निर्माण क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा या कम होगा। पहला पॉइंट है चलन में मुद्रा की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन। चलन में यदि रुपया पैसा ज्यादा होगा, चलन में मुद्रा की मात्रा ज्यादा होगी, तो ऐसी स्थिति में बैंकों में पैसा ज्यादा जाएगा और बैंक अधिक से अधिक साख निर्माण करने में सक्षम हो, कैपेबल हो। लेकिन सर्कुलेशन में यदि रुपया पैसा कम होगा तो फिर बैंकों में भी रुपया पैसा कम डिपॉजिट होगा, कम जाएगा, और बैंक साख निर्माण ज़्यादा साख निर्माण करने में सक्षम नहीं होंगे, यानी साख निर्माण का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन ये भी अफेक्ट करता है क्रेडिट क्रिएशन को, साख निर्माण को। मुद्रा की तरलता पसंदगी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ मनी। इसका मतलब हुआ कि लोग घरों में कितना पैसा रखना, ज्यादा रखना चाहते हैं या बैंकों में ज्यादा रखना चाहते हैं। लोग यदि नगद कोष के रूप में ज्यादा पैसा रखना चाहें तो बैंकों में पैसा कम पहुंचेगा, अतः बैंक साख का निर्माण, अधिक साख का निर्माण नहीं कर सकेंगे, साख के निर्माण में कमी आएगी। और जब कैश डिपॉजिट के रूप में अपने पास नगद कोष रखने में कमी आएगी, यानी लोग अपने पास रुपया पैसा कम से कम रखेंगे और ज़्यादा बैंकों में जमा करेंगे, तो बैंकों के पास अधिक रुपया पैसा आएगा और इस तरह से बैंक ज़्यादा से ज़्यादा साख का निर्माण कर सकेंगी, यानी साख निर्माण बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है बैंकिंग हैबिट्स, बैंकिंग आदतें। जब लोगों में बैंकिंग आदतें अधिक होंगी, यानी लोग अपना रुपया पैसा बैंकों में ज़्यादा रखना चाहते होंगे न कि घरों पे, तो बैंकों के पास अधिक रकम आएगा, अधिक कैश आएगा और बैंक साख निर्माण को बढ़ाएंगे, यानी साख निर्माण में वृद्धि होगी। लेकिन लोगों की बैंकिंग आदतें कम होगी, यानी लोग बैंकों में रुपया पैसा कम जमा करेंगे, तो बैंकिंग हैबिट्स कम होगा, तो फिर साख का निर्माण में भी कमी आएगी। जमाओं पर वैधानिक तरलता अनुपात, रेशियो ऑफ लिक्विडिटी रिजर्व टू डिपॉजिट्स। लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपने कुल जमा का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है, ताकि लोग डिमांड करेंगे तो निकालेंगे। ये रिजर्व बैंक तय करती है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि बैंकों के पास लोन देने के लिए अधिक पैसा बचेगा और बैंक अधिक कर्ज देंगे, इस तरह साख का निर्माण बढ़ेगा। और अगर ये रेशियो बढ़ जाए, रिजर्व बैंक इस रेशियो को बढ़ा देती है, इसका मतलब है कि बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम पैसा बचेंगे और साख निर्माण में कमी आएगी। ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट का मतलब हुआ कि बैंक जिस दर पर लोगों को कर्जा देते हैं, जिस ब्याज दर पर, उसी को ब्याज दर कहा जाता है। तो अगर ये रेट हाई है, यानी लोगों को बहुत ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज मिल रहे हैं, तो कर्जों में कमी आएगी, लोग कर्ज लेना कम कर देंगे, इस तरह से साख के निर्माण में कमी आएगी। और अगर ये ब्याज दर लो है, यानी लोगों को
उद्योग धंधों के लिए, व्यवसाय के लिए सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिलना आसानी से मिल जाता है, तो लोग अधिक से अधिक कर्ज लेंगे और साख निर्माण में वृद्धि होगी। बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा, प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास, केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है, जिसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो अगर ये कैश रिजर्व रेशियो रिजर्व बैंक बढ़ा देती है, इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक के पास कोष कम बचेगा, पैसा कम बचेगा और उस साख के निर्माण में कमी आएगी। अगर रिजर्व बैंक इस रेशियो को पहले की तुलना में घटा देती है, तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा, ज़्यादा पैसा बचेगा और अधिक से अधिक साख का निर्माण कर सकेगी। तो क्रेडिट क्रिएशन भी उनके दोष हैं, ये सारे पॉइंट्स क्रेडिट क्रिएशन के दोष हैं। इसी पर डिपेंड करते हैं क्रेडिट क्रिएशन अधिक होगा या क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, राजकोषीय घाटे के प्रभाव। ये दोनों घाटे आप पहले समझाया गया, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। राजस्व घाटा होता है कि सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब सरकार के टोटल रिसिप्ट यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो, यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इक्वल टू रेवेन्यू डिफिसिट। लेकिन जब सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग लोन, कर्जों को छोड़कर, ऋणों को छोड़कर सरकार की कुल प्राप्तियां जब सरकार के कुल खर्चों से कम होती हैं, तो इसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब इनके इफेक्ट पर हम ध्यान देंगे कि राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के प्रभाव क्या है या प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या इम्पैक्ट क्या है। तो पहले राजकोषीय घाटे का देखा जाए, पॉइंट वाइज है, राजस्व घाटे का पॉइंट वाइज नहीं है, ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स के रूप में हो जाएगा। ये पहला प्रॉब्लम है, पहला इम्पैक्ट है कि राजकोषीय घाटा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न करता है। कैसे? राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक से कर्ज लेती है और केंद्रीय बैंक सरकार को कर्ज देने के लिए अतिरिक्त नोट छापता है, एक्स्ट्रा मनी छापता है, अतिरिक्त नोट छापता है। तो वो रुपया सर्कुलेशन में आएगा। जब वो रुपया सर्कुलेशन में आता है, यानी सर्कुलेशन में पहले से ज़्यादा रुपये आ जाते हैं, लोगों के पास पहले से ज़्यादा कैश हो जाता है, अतः लोगों का डिमांड बढ़ता है, लोगों की मांग में वृद्धि होती है। और जब लोगों की मांग बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अतः राजकोषीय घाटे से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। ये एक दोष हो गया। इसका एक प्रभाव हो गया विदेशी कर्ज पर निर्भरता में वृद्धि, इंक्रीज इन डिपेंडेबिलिटी ऑन फॉरेन डेट। सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए न केवल रिजर्व बैंक से लोन लेती है, कर्ज लेती है, बल्कि विदेशों से भी कर्ज लेती है, विदेशी सरकारों से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन सब से कर्जा लेती है। इसका दुष्परिणाम होता है, इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जो देश कर्जा देते हैं भारत सरकार को, जब सरकार अपनी नीतियां पॉलिसीज बनाती हैं, यानी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं या राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनमें विदेशी सरकारें अपना हित साधने के लिए हस्तक्षेप करने लगती हैं। अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेप करने लगती हैं विदेशी सरकारें, और इस तरह से धीरे धीरे आर्थिक गुलामी की तरफ हमारा देश बढ़ता है। तीसरा इम्पैक्ट है कि देश के भावी पीढ़ी के लिए वित्तीय भार, फाइनेंशियल बर्डन ऑन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द कंट्री। सरकार कर्ज लेती है तो न केवल कर्ज को लौटाना होता है, बल्कि उस पर ब्याज को भी लौटाना होता है, और उसे
एक मुश्त लमसम वापस नहीं किया था, धीरे धीरे वापस करती है सरकार। कई सालों में, वर्षों में पैसा लौटाया जाता है। तो न केवल कर्ज बल्कि उस पर ब्याज का भी बर्डन बढ़ता जाता है। तो कर्ज पता चलता है कि हमारे समय में लिया गया, और तो हमारे ऊपर तो बोझ हुआ ही, कर्ज का बोझ लगा ही, और हमारे नहीं रहने के बाद हमारी जो भावी पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उस पर ये बोझ चला जाता है, उस पर ये बोझ बढ़ते चला जाता है, क्योंकि ब्याज के कारण कर्ज की मात्रा बढ़ती चली जाती है। घाटे के फलस्वरूप कर्जों में वृद्धि, लॉस रिजल्ट्स इंक्रीज इन डेब्ट। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है, और उस कर्जों पर जब ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, राजस्व व्यय में वृद्धि होगी। और राजस्व व्यय में वृद्धि होने के कारण जो राजकोषीय घाटा है वो पहले से फिर अधिक बढ़ जाएगा। राजकोषीय घाटा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है कर्जों पर ब्याज के कारण। अब पुनः फिर से सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। यानी इसको ऐसे कहें तो गलत नहीं होगा कि सरकार कर्जों पर ब्याज के भुगतान के लिए कर्जा लेती है, कर्जों पर ब्याज के भुगतान के लिए कर्जा लेती है। तो इस तरह से पहले से दिए गए कर्जों में वृद्धि होती है। तो राजकोषीय घाटे के कारण सरकार के कर्जों में वृद्धि होती है। ये 4 इम्पैक्ट हैं या प्रॉब्लम्स हैं फिस्कल डिफिसिट के। अब आते हैं इम्पैक्ट्स या प्रॉब्लम्स ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल बजटेड रिसिप्ट, टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटेड रिसिप्ट। राजस्व घाटा को सरकार को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, लाना चाहिए। देश के यदि अस्थायी आर्थिक विकास चाहते हैं, सरकार चाहती है कि देश का विकास स्थायी रहे, परमानेंट हो, तो उसके लिए उसे राजस्व घाटे पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। क्या कर रहा है तुम? राजस्व घाटे को पूरा करने के 2 उपाय हैं। या तो सरकार अपने राजस्व खर्चों में कमी करे या राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाए। या तो सरकार अपने राजस्व खर्चों में कमी करे या राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करे या रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाए। जहाँ तक सवाल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने का, तो ये भी मुश्किल है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ हमें लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को और देश की प्रतिरक्षा, डिफेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। इस कारण से आयगत खर्चों में कमी करना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही सरकार कभी कभी चुनावी फायदे के लिए लोक लुभावने वायदे करती है, जैसे फ्री में स्कूटी देना, फ्री में टीवी देना, 2 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराना। तो ये इन सारे मदों में जो लोक लुभावने वादे सरकार को पूरा करने होते हैं। 2 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराने का मतलब ये नहीं कि सरकार को ये चावल 2 रुपये किलो मिल जाए। जो बाजार दर है उसी दर सरकार को चावल मिलेगा, तो बाकी पैसा सरकार अपने पास से देती है और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता जाकर शामिल होता है। तो इस तरह से भी खर्चों को कंट्रोल करना मुश्किल है, असंभव है। अतः राजस्व खर्चों पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। अब आते हैं कि राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाया कैसे जाए, राजस्व प्राप्तियों को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी कठिन प्रश्न है, क्योंकि यहाँ भारत जैसे देश में बहुसंख्यक जनता या तो गरीब है
या तो गरीब है या औसत दर्जे की है, जिस पर हम कर का भार नहीं ला सकते। राजस्व प्राप्तियों में दो तरह का है, टैक्स रिसिप्ट या नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट को तो बढ़ाया ही नहीं जा सकता है मनचाहे स्तर पर, टैक्स रिसिप्ट को हम मनचाहे लेवल पर ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो औसत दर्जे की आम आदमी है, जो बहुत गरीब है या औसत दर्जे का है, उस पर कर का अतिरिक्त भार लादना, टैक्स को बढ़ाना, ये संभव नहीं है। ये लोगों को मुश्किल में ला देगा, ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ टैक्स पे करने वालों की, करदाताओं की संख्या बहुत कम है, क्योंकि धनी बने लोगों की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर गरीब या औसत दर्जे के लोग हैं, उन पर टैक्स को बढ़ाना ये संभव नहीं है। यानी पता ये चला कि रेवेन्यू रिसिप्ट को भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो राजस्व घाटे को पूरा करने के दो ही उपाय हैं, या तो सरकार राजस्व व्ययों को कम करे या राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाए। और हम देख रहे हैं भारत जैसे विकासशील देश में दोनों को पूरा करना मुश्किल है, कठिन है। हाँ, सरकार चाहे तो चुनाव में जो लोक लुभावने वादे हैं उनको समाप्त कर सकती है, लेकिन ये होना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज के सरकारों को की प्राथमिकता चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है, देश का विकास करना नहीं। तो ये प्रभाव हुए राजस्व घाटे के।